हमने और आपने कभी भगवान को नहीं देखा, हम बुद्ध ना बन पाए, पर हम लोगों ने सफेद कोट पहने लोगों को देखा है जो इंसानों को नई जिंदगी दे रहे हैं। हमने डॉक्टर्स को देखा है जो इस कोरोना काल में दिन रात काम पर लगे हुए हैं। इन डॉक्टरों की भूमिका पहले भी थी। पुराने समय में राजाओं के दरबार में राजवैद्य होते थे। धन्वंतरी का नाम भला कौन भूल सकता है। रामायण में भी जब लक्ष्मण शक्ति बाण से घायल हो जाते हैं तब भगवान श्री राम के भाई को बचाने के लिए वैद्य को ही बुलाया जाता है। महाभारत में भी घायल योद्धाओं को ठीक करने के लिए वैद्य या फिर यूं कहें डॉक्टर्स की टीम पांडव और कौरव सेना के पास ही थी। उन डॉक्टरों का महत्व तब भी था और आज भी है। आज इन डॉक्टरों का दिन है। डेली बज इंडिया ऐसे डॉक्टर्स को सलाम करता है जो निस्वार्थ भाव से दिन रात मरीजों को देख रहे हैं। वहीं इस शो में बात करेंगे पंजाब में जारी सियासी घमासान की, जिसके अंत की बात करें तो वो इस वक्त गणित के उस सवाल सी हो गई है जिसका जवाब बड़े बड़े राजनीतिक पंडित बस ढूंढे ही जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे नवजोत सिंह सिद्धू को वो कौन सा पद ऑफर किया गया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डेली बज शो और मैं हूं आपके साथ प्रीति। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के शो के एपिसोड में क्या कुछ है खास। सबसे पहले दिखाएंगे डिजिटल इंडिया पर क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। वहीं बंगाल में बवाल के बाद क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला। आप अगर यूरोप जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। और जीएसटी के 4 साल पूरे होने पर सरकार को कितना नफा कितना नुकसान, चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आज डिजिटल इंडिया अभियान के 6 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों के साथ बातचीत की। साथ ही इस अभियान के 6 साल पूरे होने पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन भारत के सामर्थ्य, भारत के संकल्प और भविष्य की असीम संभावनाओं को समर्पित है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का डिजिटल होना आज समय की मांग है। अब हमारी कोशिश है कि गांव में सस्ती और अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, सस्ते मोबाइल और दूसरे माध्यम उपलब्ध हो ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी अच्छी पढ़ाई कर पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने ई नाम योजना के लाभार्थी के साथ बात की। उन्होंने कहा कि ई नाम पोर्टल इसलिए बनाया गया है ताकि किसान देश की सभी मंडियों में अपनी फसल का सौदा कर सके। इस पोर्टल पर किसान और व्यापारी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री को। आज का दिन हमें ये याद दिला रहा है कि एक राष्ट्र के रूप में सिर्फ 5-6 वर्षों में हमने डिजिटल स्पेस में कितनी ऊंची छलांग लगाई है। साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। इसको पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे हुए हैं। देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है तो दूसरी तरफ इनोवेशन को तेजी से एडप्ट करने का जज्बा भी है। और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा डिजिटल इंडिया के बारे में बताया कि कैसे डिजिटलाइजेशन होने से हर चीज सरल हुई है, पारदर्शिता बढ़ी है, लोगों के काम में तेजी हुई है, शिक्षा में इसका कितना योगदान है, वगैरह वगैरह। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें ममता बनर्जी को याचिका का पक्षकार भी बनाया है, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं जारी किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि लखनऊ की वकील रंजना अग्निहोत्री ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की निष्पक्ष जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। बंगाल में हिंसा चुनाव खत्म होने के बाद भी जारी है।
आए दिन बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें आती हैं। जरूरत है कि ये हिंसा खत्म हो और बंगाल का विकास तेजी के साथ हो। हमने आपको 28 जून को डेली बस शो में एक खबर दिखाई थी, जिसमें हमने बताया था कि यूरोपियन यूनियन कोविशील्ड लेने वाले भारतीयों को अपने यहाँ यात्रा की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। यूरोपियन यूनियन को भारत की चेतावनी के बाद यूरोप के देश बैकफुट पर आ गए हैं। स्विट्जरलैंड ने कोविशील्ड को मान्यता दी है। जर्मनी ने भी कहा है कि वो भारत में बनी वैक्सीन लगवाने वालों को ग्रीन पास देगा। यूरोपियन यूनियन की मनमानी की भारत के साथ साथ अफ्रीकी संघ के 54 देशों ने भी आलोचना की है। लगे हाथ एक बार फिर बता देते हैं कि कोविड महामारी को देखते हुए यूरोपीय यूनियन अपने देशों में आने वाले नागरिकों के लिए ग्रीन पास जारी कर रहा है, लेकिन ये ग्रीन पास उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। पहले यूरोपीय यूनियन ने ग्रीन पास के लिए सिर्फ 4 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इन 4 वैक्सीन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सजेवेरिया, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल थी। लेकिन अब भारत की चेतावनी के बाद यूरोप के देशों ने भारतीय वैक्सीनों को भी मंजूरी देनी शुरू कर दी है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि यूरोपियन यूनियन का ग्रीन पास देने का तरीका जम नहीं रहा था। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सजेवेरिया को तो ग्रीन पास दिया गया था, मगर एस्ट्राजेनेका कंपनी की ही वैक्सीन कोविशील्ड को ही पास दिया गया था। फिलहाल ये खबर राहत भरी है। अगली खबर आपकी और हमारी जेब से जुड़ी हुई है। आज से ठीक 4 साल पहले देश में जीएसटी लागू किया था। जीएसटी को लागू किए आज 4 साल पूरे हो गए हैं। 30 जून 2017 ये वो तारीख थी जब देश के टैक्स सिस्टम में आमूलचूल बदलाव किया गया। देश में टैक्सेशन की नई व्यवस्था जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी रोल आउट की करता धरता थे। जीएसटी को लोकसभा ने 29 मार्च 2017 को पास किया था, पर सरकार ने इसे लागू करने के लिए 1 जुलाई 2017 की ऐतिहासिक तारीख चुनी थी। जीएसटी के लागू होते ही वेट, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स जैसे 17 टैक्स ऐसे थे जो खत्म हो गए। छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 40 लाख रुपए के सालाना टर्नओवर वाले बिजनेस को जीएसटी के दायरे से मुक्त कर दिया। इसके अलावा वैसे बिजनेस जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए था, उन्हें कंपोजिशन स्कीम के तहत मात्र 1% टैक्स जमा करने की छूट दी गई, जबकि वैसे सर्विस प्रोवाइडर जिनका टर्नओवर 50 लाख तक था, उन्हें मात्र 6% टैक्स अदा करने की छूट दी गई। वहीं जीएसटी के कलेक्शन की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से ये 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का ही रहा, लेकिन जानकार बताते हैं कि सरकार टैक्स नेट को विस्तार नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन में बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। जबकि जीएसटी को लागू किया जा रहा था तो सरकार ने हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य रखा था। बीते 8 महीने में ये 1 लाख करोड़ से ऊपर ही गया है। जब कोरोना ने दस्तक दी तो जीएसटी काउंसिल से मांग की गई कि कई वस्तुओं से जीएसटी की दरें कम की जाए। दवाओं और मेडिकल उपकरणों को लेकर ऐसी खास मांग की गई। इससे दवाओं, मेडिकल ऑक्सीजन और टेस्टिंग किट पर जीएसटी की दर 5% कर दी गई। वहीं कई छोटे बिजनेस संस्थान जीएसटी की कागजी फॉर्मेलिटी की वजह से इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से बीते 4 सालों में इसके कलेक्शन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली। सरकार जीएसटी को गुड एंड सर्विस टैक्स बताती है, वहीं राहुल गांधी इसे गब्बर सिंह टैक्स बताते हैं। बीते 4 साल में जीएसटी के खिलाफ कई व्यापारी संगठन प्रदर्शन हुए हैं। हालांकि सरकार जरूर इसमें सकारात्मक बदलाव करती हुई नजर आती है। अब जब राहुल गांधी का जिक्र हमने कर ही लिया है तो आपको पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी उठापटक से इत्तला करा देते हैं कि आखिर कैसे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान उन्हें मनाने में जुटी हुई है। पर इन सब से पहले आपको फ्लैशबैक जानना जरूरी है। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन गुट में चल रहे विवादों के बीच 21 जून को पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आते हैं। तब खबर आई थी कि 22 जून को अमरिंदर कांग्रेस आला कमान से मुलाकात करेंगे और पंजाब कांग्रेस में जारी लड़ाई पर बात होगी, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात कांग्रेस के किसी भी शीर्ष नेता के साथ नहीं होती है, पर कांग्रेस पैनल ने पंजाब संकट पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को जमीनी हकीकत और सुझावों के साथ रिपोर्ट देती है। ये रिपोर्ट कैप्टन और कांग्रेस पैनल की बैठक के बाद दी जाती है। कैप्टन भले ही कांग्रेस आला कमान से नहीं मिले, पर वो पंजाब को लेकर रिपोर्ट जरूर देते हैं। रिपोर्ट के बाद राज्य इकाई में गुटबाजी खत्म करने के लिए सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय पैनल का गठन कर लेती है। फिर 29 जून को रूठे और नाराज और बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचते हैं, जिसके बाद 30 जून को प्रियंका गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात होती है, जिसकी तस्वीरें आपने हर जगह देखी होंगी। तस्वीर में सिद्धू उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं, जबकि प्रियंका भी मंद मंद मुस्कुराती दिखाई दी। खबर थी कि सिद्धू और प्रियंका की बैठक 1 घंटे से ज्यादा चली। सवाल भी उठता है कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब ये तस्वीर देखी होगी तो उनके मन में क्या ख्याल आया होगा। बैठक के बाद ये भी खबर आती है कि सिद्धू को पंजाब में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और इसका ऐलान 48 घंटे के भीतर किया जा सकता है। ये तो रही फ्लैशबैक की बात। अब आता है 1 जुलाई यानी आज का दिन। आज दिल्ली की गर्माहट की आग पंजाब तक पहुंच जाती है और वो आग कैप्टन खेमे में उबाल लाने के लिए काफी थी। आज चंडीगढ़ में सीएम अमरिंदर ने अपने विधायकों और मंत्रियों को लंच पर बुलाया। इस लंच डिप्लोमेसी में पूर्व मंत्री अश्विनी सेखरी, कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा, खेल मंत्री राणा गुरमीत सोरी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष लाल सिंह, विधायक फतेह जंग बाजवा समेत कई नेता सीएम के घर पहुंचे। कयास लगाने वाले कहते हैं कि अमरिंदर अपनी ताकत का नमूना दिखा रहे थे और बता रहे थे कि उनकी ताकत कम नहीं है। खबर है कि सिद्धू को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने से नाराज कांग्रेस नेता मानते हैं कि सिद्धू विधायक है, लेकिन दूसरे विधायकों की अनदेखी करना और उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देना सही नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि आला कमान को पंजाब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। अब जब सिद्धू और प्रियंका की मुलाकात हुई और उनकी तस्वीरें सामने आई तो ये खबर आई है कि प्रियंका सिद्धू और राहुल की मुलाकात के लिए बेस तैयार कर रही है। प्रियंका ने सिद्धू के साथ हुई मुलाकात का ब्यौरा राहुल को दिया, जिसके बाद सूत्रों से पता चला है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस में जल्द ही कोई बड़ा रोल दिया जा सकता है। पर क्या है वो बड़ा रोल जिसके लिए सिद्धू को दिल्ली आना पड़ा और क्या उसे पाकर सिद्धू खुश है? सूत्रों ने कहा है कि गांधी परिवार ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस में एक प्रमुख भूमिका की पेशकश की है और वो पद राज्य इकाई के अध्यक्ष का हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के करीबी लोगों ने कहा है कि वो उन्हें राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाने के खिलाफ है। उनका कहना है कि ये पद एक हिंदू नेता को दिया जाना चाहिए। सिंह और सिद्धू दोनों जट सिंह है और कई नेताओं का मानना है कि पार्टी एक ही समुदाय के 2 नेताओं के शीर्ष पदों पर होने के साथ चुनाव में नहीं जा सकती है। पर अभी ये खुलकर ये बात सामने नहीं आई है कि प्रियंका राहुल के साथ हुई बैठक में सिद्धू को किस पद के लिए पेशकश की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगले कुछ दिनों में दोबारा दिल्ली बुलाया जाएगा, जिसके बाद सारी चीजें फाइनल की जाएगी। सूत्रों की माने तो राहुल से मुलाकात का मतलब यही है कि सिद्धू सुलह के लिए राजी हो गए हैं और आला कमान का प्रस्ताव उन्हें मंजूर है। हालांकि वो प्रस्ताव क्या है इस पर सस्पेंस बना हुआ है। सिद्धू को उनके मन मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिलना मुश्किल है, तो वहीं सिद्धू सरकार में शामिल होना नहीं चाहते। पंजाब कांग्रेस विवाद को सुलझाने के लिए दिन भर प्रियंका गांधी एक्शन में नजर आई। उन्होंने पहले सिद्धू से मुलाकात कर राहुल और सिद्धू के बीच संदेश वाहक का काम किया और फिर राहुल को सिद्धू के साथ बैठक के लिए राजी किया। दिन भर प्रियंका कभी मां सोनिया को तो कभी राहुल के साथ यहां आती जाती रही। जब सिद्धू राहुल के घर पहुंचे तब भी प्रियंका मौजूद रही। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस सिद्धू को लेकर क्या फैसला लेती है। पंजाब के चुनाव में केजरीवाल की भी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि वो चुनाव के पहले सारे झगड़े सुलझा लेगी, पर अब इस उठापटक का अंत क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आज जीएसटी के 4 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में हमारा आज का सवाल है कि धन विधेयक कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है या राज्यसभा में या फिर दोनों सदनों में।
जवाब मालूम हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता तो इसका जवाब हम कल के डेली बस शो में देंगे। हमारी आपसे फिर कल मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।